Hello class, welcome to ज्ञान साधना ऑनलाइन क्लास। लास्ट टाइम वी डिस्कस अप टू होमोलॉगस ऑर्गन। तो पिछली बार हमने होमोलॉगस ऑर्गन देखा। ओके, सो द एग्जांपल वाज दिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स फोर आर्म ऑफ मैन, चित्ता, व्हेल एंड बैट। तो मतलब हमने देखा था कि जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं तो उनके क्या होते हैं, एनाटॉमी इज सेम, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट। ओके, तो मतलब यहाँ एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि होमोलोगस के अंदर होमोलोगस, होमो का मतलब होता है सेम, तो मतलब इनकी अगर हम फोर आर्म की एनाटॉमी देखेंगे तो एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ओके, मतलब अंदर का स्ट्रक्चर देखो, ये जो है हमारा कौन सा है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सबका सेम है, चाहे वो चित्ता हो, व्हेल हो या बैट हो, सारे कौन है, मैमल्स है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर इन सबका कैसा है, सेम, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट। और इन सब लोगों के मतलब ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस आर डिफरेंट। तो ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे फंक्शन, हाथों के फंक्शन सब लोगों को पता है, अलग अलग फंक्शन है, हाथ के पकड़ने के लिए है, राइटिंग के लिए है, ओके, टूल्स बनाने के लिए है। हम हाथ का यूज अलग अलग मेथड से करते हैं। चीता अगर देखेंगे तो उसका फोर आर्म जो है वो रनिंग के लिए बना है। चीते को देखो कितना फास्ट दौड़ता है। व्हेल ने अपने फोर आर्म को, उसका फंक्शन क्या है, फ्लिप, मतलब पानी के अंदर वो पैर की तरह इस्तेमाल करता है, फ्लिप की तरह इस्तेमाल करता है, स्विमिंग करता है। अगर बैट की बात करेंगे तो बैट ने अपने फोर आर्म को मॉडिफाइड किया है विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, पैटेज में, तो वो अपने हाथों से उड़ता है। देखो अंदर बोन सेम है पर बाहर से उनके फंक्शंस अलग अलग है। सो होमोलोगस ऑर्गन। इसी तरह बोगनविलिया का एग्जाम्पल है, थॉर्न है, सपोर्ट के लिए आता है ना, ये टेंड्रियल सपोर्ट वगैरह। तो ये बोगनविलिया का भी एक एग्जाम्पल है, प्लान के अंदर याद रखना, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे देखा था एविडेंसेस के अंदर। फिर हमने देखा एनाटॉमी, एनाटॉमिकल एनालॉगस ऑर्गन देखा। तो एनालॉगस में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बर्ड्स और इंसेक्ट, बटरफ्लाई, इनके फंक्शन सेम है पर एनाटॉमी सेम नहीं, बराबर है। तो ये एनालॉगस हो गया। ओके, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। देखो, और एक दूसरा एग्जांपल इवोल्यूशन का, कि अगर हम देखेंगे कि जितने भी प्रोटीन है जीन्स है, ठीक है, तो सारे वो चाहे बैक्टीरिया का हो, ह्यूमन का हो, बर्ड्स का हो, व्हेल का हो, सबके प्रोटीन किससे बने, अमाइनो एसिड से। जीन्स किससे बने हैं, डीएनए से। तो डीएनए अगर हम सबका देखेंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, अमीनो एसिड, प्रोटीन, तो ये इनके स्ट्रक्चर सेम है, चाहे वो किसी भी एनिमल की कैटेगरी का क्यों ना हो, उसका कंपोजिशन एक ही है। इसका मतलब क्या है, सबका एंसेस्टर, पूर्वज अपना सबका एक ही है, फादर एंसेस्टर, ओके, एक ही सेल है। सो दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब हम सब लोगों का, चाहे बैक्टीरिया हो, ह्यूमन हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, कोई भी हो, हम सबका बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज है, कॉम्पोजिशन एक है, तो हमारी एंसेस्ट्री भी कॉमन होगी। ओके, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड स्पोर्ट एंड सिक्योरिटी। तो हम लोगों ने भी क्या किया है कि अलग अलग प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन किया। आज जैसे कि ज्वारी की देखो, गेहूं देखो, अलग अलग स्पीसीज है ज्वारी की, जैसे कि दादर है, शाडू है, ये अलग अलग ज्वारी की स्पीसीज है, हाइब्रिड है। ओके, गेहूं की भी अलग अलग प्रजातियां हमने डेवलप की है हाइब्रिडाइजेशन करके। चावल की भी अलग अलग की है, बासमती है, HMT लाइक, काली मुछ सुगंधी, ऐसे बहुत सारे हैं, चिनोर है।
तो ये हमने हॉर्टिकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग फ्लावर्स के भी हम हाइब्रिड बनाते हैं। स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी के लिए हमने कुछ एनिमल्स भी हाइब्रिड बनाए हैं। ओके, तो मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप। तो हमने क्या किया है कि इवोल्यूशन के वक्त हमारे प्रोटेक्शन के लिए कई सारे जंगली जानवर को पालतू बनाया। डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या है, हमने उनको पालतू बनाया हमारे साथ रहने के लिए, और क्रॉप्स को भी हमारे साथ बढ़ाना शुरू कर दिया। सो दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स। तो इसके कारण ये अलग से ब्रीड बन गए, नस्ल बन गई, आपण म्हणतो ना त्याला अलग सी नस्ल है ये। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, बट स्टिल आर द सेम ग्रुप। तो डॉग्स के हमने कई सारी नस्ल बनाई पर ये सब एक ही ग्रुप के हैं। ओके, तो मैं आपको एक डॉग्स की ब्रीड दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अल्सेशियन, लैब्राडोर है ना, जर्मन शेफर्ड, अलग अलग डॉग है। ये डॉग है जर्मन शेफर्ड वगैरह, अल्सेशियन वगैरह। तो आपने देखे, ये वाइल्ड कैट, डोमेस्टिक कैट, ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, पर ये वाइल्ड है ना। तो इस तरह से हमने डॉग्स के, कैट्स के हमारे लिए ब्रीड्स बनाए। ब्रीड्स मतलब नस्ल बनाए, हाइब्रिड बनाए वाइल्ड एनिमल्स के। सो इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन 100 ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ऐसा कहते हैं कि अगर 100 साल तक मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, तो हम और भी नए ब्रीड्स बनाएंगे। सो कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम अदर मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब देखो, नेचर को ये बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, वैसे एनिमल्स बनाने के लिए इवोल्यूशन के वक्त, पर हमने ये सब 100 साल में बनाए, है ना। इंटरेस्टिंग बात, नेचर ने इवोल्यूशन करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाए, एनिमल्स का इवोल्यूशन होने के लिए कई साल लगे, हजारों मिलियन साल लगे। पर ह्यूमन बीइंग ने जब से एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, ये डोमेस्टिक एनिमल 100 साल में ही बनाए, है ना। इंटरेस्टिंग बात, तो ये सब देख लो, आपने देखा होगा। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। एक और नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल है, वो इंग्लैंड से आता है। ये बहुत IMP है, बहुत बार पूछते, इंग्लैंड का एग्जाम्पल। सो इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड 1850s, तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि 1850 के साल के बीच में जो मॉथ्स मिले हैं उनका उन्होंने कलेक्शन किया। दैट इज कब, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडस्ट्रियलायझेशन के पहिले, म्हणजे आपण मराठीत म्हणत नाही का, औद्योगिकरण, एखादं गाव असतं त्यांच्यामध्ये कारखाना येतो आणि मग सगळं गावाचा चेहरा बदलून जातो, लोकांना काम मिळतात, कारखाने वाढते, मग शेती तोड़ जाते, जंगल, और वहां पे फिर एक शहर बन जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, इसी तरह इंग्लैंड में भी था 1850, मतलब इंग्लैंड आज का जो है बहुत इंडस्ट्रियलाइज एकदम से नहीं आया, 1850 में इंडस्ट्रियल शुरुआत होगी, उसके पहले फिर बाद में। सो इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वेर मोर व्हाइट विंग मॉथ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले व्हाइट मॉथ बहुत ज्यादा थी इस तरह से। अब यहाँ पे येलो दिख रहा है, पर एक्चुअली देखो ये डायग्राम है आपकी NCERT की, व्हाइट मॉथ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे थे, कब, इंडस्ट्री होने के पहले। ओके, व्हाइट विंग मॉथ ऑन ट्रीज दैट डार्क विंग और मेलानाइज मॉथ। और फिर दूसरे थे जिनका कलर थोड़ा डार्क था इस तरह से, जिसको हम बोलते मेलानाइज मॉथ। तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी व्हाइट की इंडस्ट्रीज के पहले। हाउएवर, पर इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज 1920, पर 1920 में देखो 100 साल के हम लोग बाद, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री आने के बाद जब वापस से इनका कलेक्शन किया गया मॉथ का, सो देयर वेर मोर डार्क विंग मॉथ देन द सेम एरिया। दैट इज प्रोपोर्शन वाज रिवर्स, म्हणजे आता उलटा झाला, आधी व्हाईट कलरचे जास्त होते, नंतर डार्क कलरचे जास्त होते। आता हे असं कशामुळे झालं, आपोआप यांचा प्रोपोर्शन बदलला का, नाही बदल। ह्याचं कारण काय, इंडस्ट्री।
So the explanation put forth for this observation that predators will spot moth against contrasting background. म्हणजे आता त्यांना खाणारे जे प्रिडेटर्स असतात, प्रिडेटर्स म्हणजे हे पक्षी समजा, त्यांना जे पटकन दिसले ते खाणार, मग त्यांची संख्या कमी होणार. आता व्हाईट व्हाईट लवकर त्यांना दिसते. का दिसले? इट इज ड्यू टू दिस इंडस्ट्रीज स्कूट दॅट ट्री ट्रंक बिकम डार्क. म्हणजे काय झाला की ड्युरिंग द पोस्ट इंडस्ट्रियलायझेशन पिरियड, नंतर जेव्हा कारखाने आले, पोस्ट इंडस्ट्रियलायझेशन पिरियड नंतर कारखाने आल्यानंतर द ट्री ट्रंक बिकम डार्क. डार्क कशामुळे झाला? ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक अँड सुट्स. म्हणजे कारखान्याचा स्मोक म्हणजे धूर आणि सुट्स म्हणजे काजडी. तर हे जे सूट होता याला आपण मराठीत काजडी म्हणते. दिव्यावर कसा आहे ते काजडी आणि स्मोक म्हणजे धूर. त्याच्यामुळे काय झालं की जे ट्री ट्रंक होता झाडाचा तो डार्क झाला. अँड अंडर दिस कंडिशन व्हाईट विंग मॉथ्स डिड नॉट केमोफ्लाज. म्हणजे आता बघा, आधी असा होता या फिगर मध्ये बघा, तर हे डार्क झाल्यामुळे काय झालं, हे पटकन दिसायला लागलं आणि हे पक्ष्यांनी खाऊन घेतले, यांची संख्या कमी झाली. आणि मग इंडस्ट्री झाल्यानंतर हे डार्क याच्यामध्ये मॅच झाला, हे दिसणार नाही. म्हणजे पक्ष्यांना यांची संख्या वाढणार, यांची संख्या कमी होणार है ना, कारण कारखान्यामुळे हे ट्री ट्रंक कसं झाला, डार्क झाला, तर हे पटकन दिसणार. आधी हे लपून बसले होते, हे लवकर, यांची संख्या कमी होती. हे उलट झाला सगळा. म्हणजे हे बी कशामुळे झाला? पोल्युशन. हे कशामुळे झाला? पोल्युशनमुळे. ट्री ट्रंक कसा झाला? डार्क झाला. ट्री ट्रंक म्हणजे झाडाचा खोड डार्क झाला. ओके, सो दिस इज सर्वाइव्ह द प्रेडेटर्स अँड डार्क विंग अँड मेलनाइज मॉथ सर्वाइव्ह. त्याच्यामुळे हे जास्त मॉथ सर्वाइव्ह झाले पोल्युशनमुळे. सो बिफोर इंडस्ट्रियलायझेशन सेट इन, thick growth of almost white colored lichens covered the trees. म्हणजे कारखाने येण्याआधी त्या झाडावर व्हाईट कलरचे लायकेन जास्त होते आणि त्या लायकेनच्या बॅकग्राऊंड मध्ये हे लपून बसायचे व्हाईट मा. लायकेन म्हणजे ज्याला आपण मराठीत म्हणतो ना फंगस, एक प्रकारचं दगड फुल. ओके, सो इन द बॅकग्राऊंड व्हाईट विंग मॉथ सर्वाइव्ह. ते तेव्हा वाचले. बट द डार्क कलर पिकअप बाय प्रेडेटर्स, तेव्हा यांची संख्या कमी झाली. Okay, so do you know that lichens can be used as industrial pollution indicators? तर इथे सगळ्यात महत्त्वाचा आणखी एक तुमचा MCQ कव्हर होते. लायकेन इज यूज ॲज अन इंडिकेटर, पोल्युशन इंडिकेटर. म्हणजे लायकेन इतके सेन्सिटिव्ह आहेत पोल्युशनला की जिथे कारखाना असेल, पोल्युशन असेल हवेमध्ये, तिथे त्यांचा वाढ होत नाही. म्हणजे ते इंडिकेटर है. मतलब अगर आप जंगल में जाएंगे तो लाइकेन ज्यादा दिखेंगे, पर शहर के पास जैसे ही धूल वगैरह आता है गाड़ियों का, लाइकेन खत्म हो जाते हैं. तो मतलब एक तरह से वो इंडिकेटर है, बताते हैं कि इस एरिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है. तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं, अगली बार हम और कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक.